हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में क्विक रिवीजन ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ इस अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल पर रोज मिलते हैं और मैं आपको और मेरी टीम आपको एवरीडे कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताती रहती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूपीपीएससी का एग्जाम, एसएससी जेई का एग्जाम और एनएलसी का एग्जाम शिफ्ट हो गया है कोरोना वायरस का, ये जो हमारा ये जो पैंडेमिक और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से, तो हम लोग आप लोगों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन हम लोग का कैरी आउट कर रहे हैं। पूरी कास्टिंग हमने खत्म कर ली है और यहाँ पर अब हम लोगों ने वेल्डिंग स्टार्ट किया था और वेल्डिंग में हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में हमने आर्क वेल्डिंग में टीआईजी, एमआईजी और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग देख लिया है, गैस वेल्डिंग देख लिया है, थर्मिट वेल्डिंग डिस्कस कर ली है और कुछ रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैक बाय सर्वेश 10। आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जल्दी से देख लेते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग फ्रेंड्स होता क्या है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखी जाए तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग का टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो शीट्स को लेते हैं, दो थिन शीट्स को लेते हैं और उन दोनों का लैप ज्वाइंट बनवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो थिन शीट्स का लैप ज्वाइंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग ये दोनों थिन शीट्स लेते हैं, इनके ऊपर नीचे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यहां पर एक लीवर रहता है, उस लीवर से कनेक्ट करते हैं और वो लीवर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्रेशराइज करता है और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जब इस दोनों शीट्स के साथ आकर के टच करती हैं तो यहां पर हम लोग एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी की करंट फ्लो कराते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी की करंट फ्लो कराते हैं और उस हाई इंटेंसिटी की करंट की वजह से यहां पर हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से यहां अंदर ही अंदर ये एक ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। ओके, वैसे तो आइडियली ये माना जाता है कि इसको एक स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा होता है, इधर साइड से भी प्रेशर लग रहा होता है और इधर साइड से भी प्रेशर लग रहा होता है, दोनों साइड से प्रेशर लग रहा होता है, तो दोनों साइड से प्रेशर लगने की वजह से ये फ्लैट हो जाता है और एक सिलेंड्रिकल शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल शेप में चेंज हो जाता है, तो सिलेंड्रिकल शेप में ये चेंज हो जाता है तो इसका इस जॉइंट अंदर ये जो जॉइंट बना है इसको हम लोग नगेट बोलते हैं। इस नगेट का एक ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये जो जॉइंट बनता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, इस जॉइंट को एक अलग से नाम दिया गया है, वेल्ड नगेट बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसका एक डायमीटर और एक हाइट होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक डायमीटर और एक हाइट होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ये जो हीट जो प्रोवाइड, ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ये इस फॉर्मूले के तहत हो रही है। यहाँ पर जो करंट प्रोवाइड की जाती है वो बहुत हाई करंट होती है और अराउंड 10,000 एम्पियर की रेंज की करंट हम लोग यहाँ पर फ्लो कराते हैं। इसी के साथ साथ ये जो R है ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो थोड़े से जो एस्पेरिटीज, जो छोटे छोटे जो गैप होते हैं, उन छोटे छोटे गैप में जो एयर प्रेजेंट रहती है उस एयर का रेजिस्टेंस होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, एयर प्रेजेंट बिटवीन air present between air present in the asperities between two plates या टू शीट्स। ओके, ये रेजिस्टेंस आपको जनरली माइक्रो ओम में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, समथिंग माइक्रो ओम में ये रेजिस्टेंस आपको मिलता है। और यहाँ इस फॉर्मूले में ये जो T है ये थिकनेस नहीं है बल्कि ये टाइम ऑफ करंट फ्लो है। टाइम ऑफ करंट फ्लो, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया जाता है वो टाइम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं इस T से। जनरली ये आपका 0.1 सेकेंड से 0.5 सेकेंड तक होता है। ओके फ्रेंड्स, जनरली ये आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आता है। ये हमारा जनरली ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आता है टाइम ऑफ करंट फ्लो। ओके, तो यहां पर बस यही इतना आपके लिए जानना ठीक था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपको ये जो टाइप दिखाया है, यहाँ इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग को चार चीजें मेनली डिस्कस करनी होती हैं। एक तो स्पॉट वेल्डिंग, दूसरी सीम वेल्डिंग, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और चौथा फ्लैश बट वेल्डिंग। ओके, फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, इन चारों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ये आपको ये जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया है ये स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम है। इसमें देखिए एक और बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये जो नगेट आपको है, ये जो नगेट आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर के शेप का होता है। इसका एक डायमीटर होता है और इसकी एक हाइट होती है। इस डायमीटर और हाइट का इस्तेमाल करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। इस वेल्ड नगेट का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ नगेट आप पता कर सकते हो। अब क्या है कि ये वॉल्यूम जब आपने निकाल लिया, ये वॉल्यूम आप π/4 d²h से आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये π/4 d² से आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपको इस मटेरियल की अगर डेंसिटी पता रहे, इस मटेरियल की डेंसिटी पता रहे, तो उस डेंसिटी का आप वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस ये जो वेल्ड नगेट है, इस वेल्ड नगेट का मास आपको मिल जाएगा। ओके, वेल्ड नगेट का मास आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट पता हो, तो अगर आपको ये पता हो कि पर यूनिट ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर आपको चीज पता हो तो यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करके, स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल करके और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो है उसका इस्तेमाल करके आप ये निकाल सकते हैं कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक्चुअल में इस वेल्ड नगेट को मेल्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग हीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या करेंगे, mc∆T अगर कर दें, mc∆T अगर कर दें तो यहां से, और कभी कभी कुछ केसेस में जहां पर लैटेंट हीट दी रहती है वहां पर लैटेंट हीट का भी इस्तेमाल कर ले, तो ये हम लोग हीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। ओके, बाकी हीट सप्लाई जो हो रही है वो तो I²RT से हो ही रही है। ओके, ये जो हीट सप्लाई हो रही है वो हो रही है I²RT से। तो हम लोगों को जब हीट रिक्वायर्ड और हीट सप्लाई दोनों मिल गया तो हम लोग यहां पर
हीट ट्रांसफर इफिशियंसी निकाल सकते हैं हीट रिक्वायर्ड बाई हीट सप्लाइड इनटू 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये NST नहीं, ये NM है। ये मेल्टिंग एफिशिएंसी है। ये क्या है? ये है मेल्टिंग एफिशिएंसी। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो सेकेंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, स्पॉट वेल्डिंग देख लिया। स्पॉट वेल्डिंग को स्पॉट वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि होता क्या है, जिस जगह पर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिस जगह पर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिस जगह पर ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उस जगह पर वर्कपीस के बाहर, यहां साइड में वर्कपीस के बाहर यहां एक काला धब्बा बन जाता है, काला धब्बा बन जाता है, ब्लैक स्पॉट बन जाता है। इसी वजह से इस टाइप की वेल्डिंग को हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इस टाइप की वेल्डिंग को हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। अगला टाइप है सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट टाइप है सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट टाइप है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड? सीम वेल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कभी हमें कोई केमिकल टैंक बनाना हो, या फिर प्रेशर वेसल बनाने हो, या फिर कोई लीक प्रूफ हमें वेल्डिंग करानी हो, लीक प्रूफ स्पॉट वेल्डिंग करानी हो कहीं पे भी, लीक प्रूफ स्पॉट वेल्डिंग करानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर या व्हील के शेप का एक सर्कुलर या व्हील के शेप का या डिस्क शेप का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगातार घूमता रहता है। ओके, सर्कुलर व्हील या डिस्क शेप्ड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगातार घूमता रहता है। और इसमें जब ये ऊपर नीचे के ये दोनों जो हमारे ये दोनों जो इलेक्ट्रोड के पॉइंट्स हैं, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं, तो हाई इंटेंसिटी की जो करंट होती है वो फ्लो कराई जाती है। और हाई इंटेंसिटी की करंट हाई इंटेंसिटी की करंट ये जो हमें फ्लो कराते हैं हम लोग, उसकी वजह से हर थोड़ी थोड़ी दूर पे जैसे जैसे ये दोनों व्हील जो हैं, ऊपर नीचे वाले व्हील, जब भी इनके जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जब ये थोड़ा और घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो अगली बार ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे जस्ट आएंगे, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी और एक ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके का लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग सर्कुलर या व्हील या डिस्क शेप का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं सीम वेल्डिंग में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीम वेल्डिंग में। ओके, ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसी में एक और थर्ड टाइप आता है, वो होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। वो होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग की, क्या हो रहा है कि ये जो पुराना जो हम लोग ये दोनों केस जो हमने देखे, इन दोनों ही केस में ये काफी सारे स्पॉट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का एस्थेटिक लुक्स खराब हो जाते हैं। ओके, उस प्रोडक्ट के एस्थेटिक लुक्स खराब होते, बाहर से ब्लैक कलर का धब्बा ऐसा आ जाता है आपका। ओके, बाहर से ये ब्लैक कलर का धब्बा ऐसा आ जाता था, जिसकी वजह से ये स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, इन दोनों में ही क्या होता है, पुअर एस्थेटिक लुक्स आपको देखने को मिलते थे। इस कंडीशन से बचने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग कराई जाती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, एक प्लेट को तो स्टेशनरी रख देते हैं और दूसरी प्लेट को मूव कराते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्लेट में, चाहे ऊपर वाली प्लेट चाहे नीचे वाली प्लेट में, हम लोग किसी भी एक प्लेट में हम लोग प्रोजेक्शंस पैदा कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस पैदा किए जाते हैं, ये प्रोजेक्शंस पैदा किए जाते हैं, ये एम्बॉसिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एम्बॉसिंग प्रोसेस के द्वारा ये प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आते हैं और हाई इंटेंसिटी की करंट फ्लो कराते हैं, तो उससे क्या होता है, जहां जहां पर ये प्रोजेक्शंस बने होते हैं वहीं वहीं से करंट पास होती है और वो सारी करंट एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है। एक जगह पे कंसंट्रेट होने की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मटेरियल होता है वो मेल्ट कर जाता है और ये ज्वाइंट बन करके तैयार हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये ज्वाइंट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसमें हमें जो एस्थेटिक लुक्स मिलते हैं वो अच्छे बाहर से देखने में साफ सुथरा लगता है, बेटर एस्थेटिक लुक्स आते हैं। ओके, अगला टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, अगला टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग जो है वो है हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि जैसा कि ये बट वेल्डिंग से आपको पता चल रहा है, मैंने पहले बताया आपको कि ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से हम लोग लैप ज्वाइंट बनाते हैं।
लेकिन ये थिन शीट्स का लैप जॉइंट बनाते हैं, लेकिन पे ये केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस में होता है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस में होता है। यहां पर ये जो फोर्थ केस है फ्लैश बट वेल्डिंग, इसमें ना ही थिन शीट्स हैं और ना ही आपको लैप जॉइंट बनाना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का इसमें सिलेंड्रिकल शेप का इसमें सिलेंड्रिकल शेप का हमारा एक दो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का, और उनको हम लोग आपस में क्या करते हैं, यहां पर बहुत हाई इंटेंसिटी की करंट हम लोग फ्लो कराते हैं। पहली बात तो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लेते हैं जिनका हम लोग बट ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट ज्वाइंट बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर 5 एम्पियर, प्रीवियस केस में 10 की पावर 4 एम्पियर का हमने करंट देखा था। यहां पर हम लोगों ने 10,000 एम्पियर तक का करंट देखा था। ओके, ये 10 की पावर 4 एम्पियर था। ओके, अभी यहां पर 10 की पावर 5 एम्पियर, मतलब कि 1,00,000 एम्पियर तक की करंट फ्लो कराई जाती है। वेरी हाई करंट रहती है, इसको फ्लो कराते हैं। उसमें से फिर क्या होता है, ये एक हमारा जो पीस रहता है ये फिक्स रहता है अपनी जगह पे, दूसरा वाला मूवेबल होता है। ये आगे आता है और जब इसके पास में आता है तो क्या होता है, ये हाई इंटेंसिटी की करंट और हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन दोनों में से चिंगारियां निकलनी शुरू होती हैं, फ्लैश निकलनी शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हल्का सा पास में ले जा करके हल्का सा कांटेक्ट करके दूर कर लेते हैं एक बार को, तो चिंगारी निकलती है। और इस चिंगारी निकलने की वजह से क्या होता है, फ्लैश प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ कॉर्नर से ये जो हमारा फाइनल, ये जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, कॉर्नर से ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है और ये मेल्ट होने लगते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं। और मेल्ट, ये मतलब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, मेल्ट नहीं होते हैं। तो इनको हम लोग टेम्परेचर तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि मेल्टिंग के पहले वाली कंडीशन, मतलब कि सॉफ्ट हो जाए मटेरियल, तब तक हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं। और जब टेम्परेचर सफिशिएंट रूप से इंक्रीज हो जाता है, दोनों जो कॉर्नर ज्वाइंट्स हैं उनके बीच में जो कॉर्नर प्लेस है दोनों मटेरियल का, वो जब तक सफिशिएंटली सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम लोग टेम्परेचर राइज करते रहते हैं। और जब सफिशिएंटली सॉफ्ट हो जाता है तो एक दूसरे पे फोर्स लगा करके इनको हम लोग एक दूसरे में फ्यूज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे में फोर्स लगा के एक दूसरे में फ्यूज कर देते हैं। यही चीज कहलाती है हमारी फ्लैश बट वेल्डिंग। ओके, यही चीज कहलाती है फ्लैश बट वेल्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम लोग यहां पर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एक तो देखिए हमारे पास प्रेशर वेल्डिंग, एक तो है
प्रेशर वेल्डिंग। ओके, एक है प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग दो मटेरियल है जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन करना होता है, इन्हें हम लोग पहले तो गर्म करते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन दोनों मटेरियल का कुछ मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे में, इन दोनों वर्क पीस का कुछ मटेरियल एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाता है और एक काम चलाऊ ज्वाइंट बन जाता है। ये जो मेथड है इसका रिलायबिलिटी बहुत कम होता है, बहुत ही कम स्ट्रेंथ आता है, लेकिन ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर स्ट्रेंथ का कोई बहुत यूज होता नहीं है। जनरली ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़ के लटकना थोड़ी है किसी को। इलेक्ट्रिकल वायर को तो कभी कभी ये जो इलेक्ट्रिकल वायर जो ब्रेक हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके दबा देते हैं कस करके अच्छे से, तो मटेरियल एक दूसरे में डिफॉर्म हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग। ओके, यहाँ पर देखिए ना ही कोई हीट यूज करनी पड़ी, ना ही कोई क्या कहते हैं फिलर मटेरियल यूज करना पड़ा, सिर्फ प्रेशर से ही काम चल गया। अगला टाइप जो आता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, वो आता है हमारे पास एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। अगला टाइप आता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में क्या होता है कि ये भी, इस मेथड की भी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसी जगहों पर यूज करते हैं जहां पर नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कहीं कोई क्या कहते हैं, कहीं कोई मान लीजिए आपका कोई सुरंग वगैरह बनाई जा रही है या रेलवे लाइन बनाई जा रही है, ऐसा कुछ कहीं पे चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जो पुराने मेथड्स हैं वेल्डिंग के उनका इस्तेमाल करना सुटेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर कुछ मुझे थोड़ी ऊंचाई पे, मान लीजिए मुझे कुछ थोड़ी ऊंचाई पे हवा में कहीं कुछ ज्वाइंट बनाना है, तो वहां पर खड़े होने की जगह नहीं रहती है, हवा में खड़े होने की जगह नहीं है, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं रहता कि प्रॉपर तरीके से ओवरहेड वेल्डिंग हो सके, तो हम लोग इसका एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का सहारा लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट्स जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना होता है, दो प्लेट्स जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना होता है, इनको थोड़ी दूरी पर और कुछ एक एंगल पे रख देते हैं। ओके, इसमें से एक प्लेट जो होती है वो टारगेट प्लेट होती है, ये टारगेट प्लेट फिक्स रहती है। एक होती है टारगेट प्लेट जो कि अपनी जगह पर फिक्स रहती है। उसके बाद एक दूसरी होती है, ये होती है फ्लायर प्लेट या मूवेबल प्लेट, ये मूव कर सकती है। इसके जस्ट पीछे हम लोग एक रबड़ का पैड लगा करके रखते हैं। ओके, और इसके पीछे ये आपके लाइट एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं, हल्के लेवल के एक्सप्लोसिव्स लगे रहते हैं, बहुत भारी बहुत हैवी इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव नहीं लगे होते हैं, लाइट एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। जब ये हमारा टारगेट बन जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में से ये जो एक्सप्लोसिव्स हैं इनमें विस्फोट कराते हैं, एक्सप्लोजन कराते हैं। ये एक्सप्लोजन ये पीछे की ओर जाता है, यहाँ इसकी वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर मिलता है, उस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से ये फ्लायर प्लेट आगे की ओर हाई स्पीड से उड़ते हुए आती है और इस टारगेट प्लेट से टकराती है, और फिर इन दोनों का कुछ मटेरियल एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाता है और ये इस तरीके का ज्वाइंट बन करके हमारे सामने आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसी प्लेट्स जिनकी थिकनेस, दो ऐसी शीट्स जिनकी थिकनेस जिनकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, इन प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए हमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं, ये क्या है कि ये कुछ, इनके ऊपर आपने अगर कोई भी हीट सोर्स लगाया तो इतनी पतली प्लेट्स हैं कि ये पूरी की पूरी मेल्ट क्या बल्कि ये तो इवेपोरेट हो जाएंगे। मटेरियल इतना कम है कि उस हीट की वजह से वो जो मटेरियल है, उस मटेरियल में हीट कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा और मटेरियल मेल्ट होने की बजाय इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा। तो ऐसा ना होने पाए, इस चीज से बचाने के लिए हम लोग इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को प्रमोट करते हैं। इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक ऐसा सेटअप रहता है हमारे पास, फ्रेंड्स ये हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, ये ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि एक रॉड में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस डेवलप करता है, एक रॉड में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस डेवलप करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की वजह से ये जो ऊपर वाली जो प्लेट है ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करती है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यहाँ पर इस ट्रांसड्यूसर की हेल्प से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऐसे वाइब्रेशंस जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लगभग 40 से 50 किलो हर्ट्ज, यानी हर एक सेकेंड में 50,000 बार ये प्लेट ऊपर नीचे ये हिल रही होती है। तो इसकी वजह से लगभग 40,000 से 60,000 बार ये ऊपर नीचे हिल रही होती है प्लेट, तो हमें नॉर्मल आई से देखने में पता ही नहीं चलता है और ये वैसे हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा होता है। और इस हल्के से वाइब्रेशन की वजह से थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इन दोनों प्लेट्स का कुछ मटेरियल जो होता है, इन दोनों प्लेट्स का कुछ मटेरियल ये एक दूसरे में डिफॉर्म हो जाता है और एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ वाला एक ज्वाइंट बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस टाइप के मेथड का अक्सर इस्तेमाल करते हैं।
ओके, इस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस टाइप की इंडस्ट्री का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग ये देख सकते हो कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख सकते हो कि इस मेथड से हमें जो हीट इफेक्टेड जोन मिलता है वो मिनिमम होता है। वेल्डिंग के सारे मेथड्स में जहां जहां हमें हीट इफेक्टेड जोन मिलता है तो इस मेथड का हीट इफेक्टेड जोन मिनिमम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ये आ गई सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। और इसी में एक और टाइप आता है हमारे पास फ्रिक्शन वेल्डिंग। इसी में एक और टाइप बच रहा है, वो है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग काफी हद तक मिलता जुलता है फ्लैश बट वेल्डिंग से। फ्रिक्शन वेल्डिंग काफी हद तक मिलता जुलता है फ्लैश बट वेल्डिंग से। इसमें क्या कराते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसमें हम लोग ये कराते हैं कि आपका ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इन दो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स में से एक को तो रखते हैं फिक्स, और दूसरे को हाई स्पीड पर रोटेट कराते हैं। लगभग 3000 आरपीएम पे रोटेट कराते हैं। 3000 आरपीएम तक रोटेट कराने की वजह से 3000 से 6000 आरपीएम तक रोटेट कराते हैं। उसके बाद फिर एक इसको हम लोग आगे, अच्छा हाँ ओके, एक ये जो रोटेट कर रहा होता है वो वाला फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला फिक्स रहता है। और दूसरे वाले को क्या करते हैं, लीनियर मोशन देते हैं, लीनियर मोशन प्रोवाइड कराते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये वाला रोटेट कर रहा है और ये वाला इससे टच कराते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से दोनों का जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इस कॉर्नर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जब सफिशिएंटली इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, हमें पता रहता है कि कितना थिकनेस का मटेरियल और कौन सा मटेरियल कितने देर तक कांटेक्ट में ले आए तो सफिशिएंट टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज, और किस आरपीएम पे रोटेट कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा आरपीएम आप देंगे तो टाइम कम लगेगा, आरपीएम कम देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग आरपीएम और मटेरियल की सेटिंग के हिसाब से देख लेते हैं कितने टाइम में ये चीज सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाएगा। सफिशिएंट टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर मटेरियल, कॉर्नर का मटेरियल मेल्ट तो ना करे लेकिन सॉफ्ट हो जाए। और जब सॉफ्टनेस आ जाती है तो इनको हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर ये जो हमारा ये दूसरा वाला मूवेबल जो रॉड है उसको आगे बढ़ाते हैं और दोनों का जो कॉर्नर का मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, ज्वाइंट बन जाता है। तो फिर हम लोग फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर में प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग के बाद ये एक आता है हमारे पास, एक बहुत ही आउटडेटेड मेथड है जो पुराने जमाने में यूज होता था। लोहार लोग स्मिथ फोर्जिंग में जो यूज करते थे, ये होती है फोर्ज वेल्डिंग। गांव में जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, आज की डेट में वही लोग इस मेथड को यूज करते हैं। आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से इसका जो आउटपुट रेट है बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ पर हम लोग इसका आजकल कोई खास इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग दो हमारे पास मटेरियल होते हैं, दोनों मटेरियल को हम लोग सफिशिएंट टेम्परेचर देते हैं, सफिशिएंट टेम्परेचर देके गर्म कर लेते हैं, लगभग रेड हॉट कर लेते हैं। रेड हॉट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर हथौड़े से उनको पीटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हथौड़े से पिटाई करते हैं, उनकी फोर्जिंग करते हैं और जो भी शेप देना होता है मटेरियल को वो शेप दे देते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए दो मटेरियल ऐसे रखे हुए थे, धीरे धीरे इसको मोड़ दिया, ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स, फोर्जिंग कर करके मोड़ दिया है और फिर ये एक लॉक जैसा बना दिया और उसके बाद फिर इनको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होकर के सामने आएंगे
तो ये आपस में ज्वाइंट हो चुके होंगे, दोनों का कुछ मटेरियल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुका होगा। तो ये इस टाइप की जो ज्वाइनिंग या इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है इसे हम लोग फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक अगर डिस्कस करें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक अगर डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। यहां पे हमारा ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग खत्म हो गया था। यहां पर ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग खत्म हो गया था। अभी ये हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ये फिनिश हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग सुना होगा आप लोगों ने सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में आपने सुना होगा, सोल्डरिंग आप लोगों में से कई लोगों ने की भी होगी। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग मोल्टन फिलर मटेरियल का जो फ्लो होता है उसको इन दोनों जो ज्वाइनिंग मटेरियल होते हैं उनके गैप के बीच में हम लोग मोल्टन फिलर मटेरियल का फ्लो मेंटेन करते हैं। ये जो फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो बेस मटेरियल के टेम्परेचर से बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ये जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ही कम होता है और बहुत थोड़ी सी हीट देने पे ही ये बड़ी आसानी से मेल्ट कर जाते हैं। अक्सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से यहाँ इस मेथड में हीट जनरेट होती है। ओके, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का अगर हम लोग डिफरेंस देखना चाहें तो सोल्डरिंग में हम लोग जो फिलर मटेरियल जो यूज करते हैं, सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 430 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मटेरियल is less than 430 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसी के साथ साथ जब 430 से कम है तो इसी के साथ साथ ये कम होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल से भी। बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होता है। जबकि यहां पर क्या होता है, ब्रेजिंग में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ब्रेजिंग में क्या होता है, ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 430 डिग्री सेल्सियस से से ज्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 430 से तो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, सोल्डरिंग में जो हम लोग फंक्शन कराते हैं, सोल्डरिंग में जो फंक्शन होता है वो जनरली
280-290 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फंक्शन होता है, जबकि यहाँ पर ब्रेजिंग में लगभग आपका 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये काम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन बातों का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 500 से 600 तक होती है वो। आगे देखिए, यहां पर जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं वो लेड और टिन का एलॉय होता है। एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ओके, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन होता है, जबकि यहां ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं वो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, या कॉपर एंड जिंक हो सकता है, या फिर कॉपर एंड सिल्वर हो सकता है, या फिर कॉपर एंड एल्युमिनियम हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता है यहां पर। आगे देखिए, यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग जो फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर जिस फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सोल्डर, जबकि यहां पर जिस फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर जिस फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसको जाना जाता है स्पेल्टर के नाम से। ओके, ये फिलर मटेरियल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। वहीं अगर यहां पर सोल्डरिंग में जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो फ्लक्स ZnCl2 और HCl के नाम से जानते हैं। HCl, ये ZnCl जिंक क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जबकि यहां पर जो फ्लक्स यूज करते हैं वो बोरेक्स या बोरिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हमें सोल्डरिंग में जो ज्वाइंट मिलता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि ब्रेजिंग की ज्वाइंट स्ट्रेंथ हाई होती है, ज्यादा होती है। ओके, ऐसे ही सोल्डरिंग का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसको जनरली यूज करते हैं। जबकि ब्रेजिंग का इस्तेमाल हम लोग लीक प्रूफ दो पाइप को हम लोग लीक प्रूफ पाइप फिटिंग जब करनी हो तो हम लोग ब्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इनके बीच में, कुछ डिफरेंस हो गए। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इनके बीच में कॉमन होता है वो ये कि यहां पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों में ही इन बोथ केसेस, soldering and bracing, the filler material enter into the gap
the filler material enter into the gap between workpiece by the means of capillary action. ठीक है ना फ्रेंड्स, कैपिलरी एक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल को आप मोल्टन स्टेट में जो इसकी सप्लाई करते हैं, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही उस गैप में, छोटे से पतले से गैप में, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ये मटेरियल अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर को अब यहीं पर स्टॉप करने का समय आ चुका है, मैं इसे यहां पर स्टॉप करने जा रहा हूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारा अनअकैडमी का एक प्लस का भी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आप उस प्लस सब्सक्रिप्शन को यूज करना चाहें, अगर आप उसके मेंबर बनना चाहें, परचेज करना चाहें, तो अगर आप सर्वेश 10 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, सर्वेश 10 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इन दोनों में से किसी भी कोड का आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक कोड लगाएंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखें, मेरा रेफरल कोड है सर्वेश 10 है, यहां पर दिया हुआ है सर्वेश 10 है, और इसका इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो कभी भी आपको अगर यूज करना हो इस फैसिलिटी को, तो याद रखिएगा सर्वेश 10। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।